कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए वेब डेवलपमेंट का। तो आज हम इस वीडियो में रोड मैप देखेंगे कि हमारी वेब डेवलपमेंट का ज़ीरो से लेके एंड तक क्या रोड मैप होगा। अगर आपको फ्रंट एंड आती है तब भी आपके पास काम होगा। अगर आपके पास आपको सिर्फ बैक एंड आता है तब भी आपके पास काम होगा। और अगर आपको दोनों आती हैं तब भी आपके पास काम होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और हम वन बाय वन एक एक स्टेप को कवर कर रहे हैं। HTML सीखा हमने, उसके बाद हम CSS पे हैं। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि कुछ लोग मेरे चैनल के अलावा या मेरे चैनल पे भी सीख रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि अब हमने अब HTML कवर कर लिया है, अब हमने CSS कवर कर लिया है, तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हम जो लेक्चर्स को लेके चल रहे हैं अपने चैनल पे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत डीपली लेके चल रहे हैं, ताकि अगर किसी के पास कोई प्रियर नॉलेज यानी कि पहले से नॉलेज नहीं है वेब डेवलपमेंट की तो वो भी इसके साथ साथ चले। वरना मैं भी स्पीड में 5 वीडियोज़ में CSS पढ़ा सकता हूँ और 2-3 वीडियोज़ में HTML पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक टॉपिक के लिए भी 5 वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा कोर्स स्लो चलेगा लेकिन उसमें हर चीज़ कवर होगी। दूसरा हम जिसकी बात कर रहे थे कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए वेब डेवलपमेंट का। तो आज हम इस वीडियो में रोड मैप देखेंगे कि हमारी वेब डेवलपमेंट का ज़ीरो से लेके एंड तक क्या रोड मैप होगा। तो अब अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपने वेब डेवलपमेंट ही सीखनी है तो उसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले अगर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो हमने सीखनी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं पहले, लेकिन अगर आपका स्टार्ट है अभी तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट से सीखें। अगर किसी का पहले से टेक्नोलॉजी में या किसी और स्किल सेट में इंटरेस्ट है या वो ऑलरेडी किसी चीज़ को जानता है और उसका डायरेक्टली इंटरेस्ट बैकएंड में है तो वो जाके बैकएंड सीख सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं, मतलब अभी नया नया बिल्ड हुआ है और उसको भी इसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि वो फ्रंट एंड से स्टार्ट ले और एक पॉइंट आएगा ऐसा कि जब वो बैकएंड में जा सकता है। और एक कन्फ्यूजन है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों करनी है या नहीं, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। असल चीज़ ये है कि अगर आपको फ्रंट एंड आती है तब भी आपके पास काम होगा। अगर आपके पास आपको सिर्फ बैक एंड आता है तब भी आपके पास काम होगा। और अगर आपको दोनों आती हैं तब भी आपके पास काम होगा। काम इन तीनों चीज़ों का है। जस्ट बात ये है कि आपको जो भी इसमें तीनों में से आपने जो भी चीज़ चूज़ करनी है उसमें आप एक्सपर्ट हो। बेसिक लेवल का काम अगर आपको आता है तो फिर तीनों तीनों चीज़ें फ़िजूल हैं। और अगर आप एक ही चीज़ भी सीखें बेसिक लेवल की तो भी फ़िजूल है। तो आपने क्या करना है, सपोज़ आपने चूज़ किया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैंने सीखनी है, तो आप सीखें, लेकिन उसकी इतना सीखें उसको कि आप उसके एक्सपर्ट बन जाएँ। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आपने मार्केट में जाना है या फिर आपने बैक एंड की तरफ स्विच होना है। मीन्स कि आपका एक स्टेप क्लियर हो गया फ्रंट एंड, अब आप बैक एंड की तरफ मूव कर सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर भी काम कर सकते हैं मार्केट में, इसका भी कोई इशू नहीं है। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू इट। इसके अलावा अब आपने सोचा कि मैंने फ्रंट एंड कर लिया, अब मुझे बैक एंड भी सीखना है, तो आप बैक एंड भी सीख सकते हैं। लेकिन जब फ्रंट एंड फुल आपको लगे कि मेरी फुल ग्रिप हो गई है, देन आपने बैक एंड की तरफ मूव करना है, वरना ना आपको फ्रंट एंड आएगा और ना बैक एंड, तो फिर वो आप बीच में घूमते रहेंगे। तो अगर आपने फ्रंट एंड के साथ बैक एंड भी सीखना है तो आप बैक एंड सीख सकते हैं, आप मर्ज टैग हो जाएंगे फिर। ठीक है, यानी कि आपको फ्रंट एंड भी आता होगा, बैक एंड भी आता होगा, डेटाबेस भी आता होगा। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर चीज़ें हैं, लेकिन जिसका ये क्वेश्चन है उसके लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आप अकेली फ्रंट एंड भी सीख सकते हैं, अकेली बैक एंड भी सीख सकते हैं और आप दोनों भी सीख सकते हैं। जस्ट पॉइंट ये नोट है करना है आपने कि आपने जो भी चीज़ सीखनी है वो एक्सपर्टीज़ लेवल तक सीखनी है, और मस्ट नहीं है कि आपने बैक एंड सीखना है। ज़रूरी नहीं है, आप फ्रंट एंड में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, बैक एंड में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, और आप दोनों को मिला के भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू। ओके, तो अब अगर हम पहले फ्रंट एंड की बात ही करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में कि हमारा फ्रंट एंड का रोड मैप क्या होगा। फ्रंट एंड में आपने क्या करना है, फ्रंट एंड में आपने सबसे पहले सीख ली HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, HTML सीख ली, अब आपने सीखनी है CSS उसकी स्टाइलिंग करने के लिए, यानी उसकी प्रेजेंटेशन प्यारी सी हो हमारे वेब स्ट्रक्चर की। अब आप CSS के बाद एक ऑप्शनल चीज़ आ जाती है, या आप उसको मस्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आगे जाके आपको सीखनी पड़नी है ये। ठीक है, लेकिन अभी आपने सीखनी है या बाद में सीखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने अभी सीखनी है। तो वो क्या चीज़ है, वो है फ्रेमवर्क। ठीक है, या लाइब्रेरीज़ कह लें आप। तो उसमें CSS के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज़ में आ जाते हैं, बूटस्ट्रैप आ जाता है, ठीक है, मटेरियलाइज आ जाता है। अब उसमें करना क्या होता है, वो कह लें आप एक टूल है। ठीक है,
आपने CSS सीख ली, आपने सारे स्टाइल्स लगाने सीख लिए, किस तरह प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये वो। लेकिन जब आप बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक-एक बटन को स्टाइल करने बैठे हैं, ठीक है? और फिर इसको टाइम को बचाने के लिए लोगों ने उसका कोड करके रख दिया, ठीक है? अगर आपने कलर यूज़ करना है रेड, ठीक है? बटन यानी यूज़ करना है और रेड कलर का यूज़ करना है, उसको पैडिंग देनी है, मार्जिन देनी है और उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, ठीक है, CSS से। तो इस सारी चीज़ों को मिला के उन्होंने एक क्लास बना दी। जिसने CSS अभी तक पढ़ ली उसको पता है कि क्लास क्या होती है। तो उसने वो बना के रख दिया बूटस्ट्रैप या मटेरियलाइज। आपने जस्ट एक क्लास यूज़ करनी है और आपका जो जो बटन का एलिमेंट है वो उसको पूरे स्टाइल्स खुद ही लग जाएंगे। उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो प्रॉपर सीखने की चीज़ है। उससे आपका टाइम बच जाता है और आपका जो काम है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। तो आपने HTML सीख ली, CSS सीख ली, उसके बाद आपने फ्रेमवर्क सीखना है या लाइब्रेरी सीखनी है, उसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप और मटेरियलाइज ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हैं। वरना बेबहा है, इसमें बहुत सारी हैं, आप कोई भी सीख सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली आपको क्लाइंट कहेगा या फिर जो बहुत यूज़फुल हैं वो यही हैं, ठीक है? मटेरियलाइज, CSS और बूटस्ट्रैप, ठीक है? उसके वर्जन्स हैं, तो अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप 5 चल रहा है। अच्छा, अब आपने ये भी सीख लिया, उसके बाद अब सपोज करें आपने ये भी नहीं भी सीखा तो भी खैर है, आपने लेकिन सीख लेना है किसी भी स्टेज पे। उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से आपकी गेम शुरू होती है प्रोग्रामिंग की, ठीक है? अभी तक आपने प्रोग्रामिंग नहीं की, जावास्क्रिप्ट से पहले तक आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे थे और उसको प्यारा कर रहे थे। अब जावास्क्रिप्ट में आ गया आपके पास प्रोग्रामिंग। तो अब आपने जावास्क्रिप्ट को सीखना शुरू करना है। हमने पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट्स ले लेने हैं, उसके मेन जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स है, लूप्स है, अरेज हैं, ठीक है? आपने इसके फर्दर सारे कॉन्सेप्ट ले लेने हैं, ठीक है? आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे मिल जाएगा, W3 स्कूल से मिल जाएगा, आपको कोर्सरा से कोई भी कोर्स उठा लें जावास्क्रिप्ट का, एडवांस जावास्क्रिप्ट का। उसके अलावा आप ये सारा मतलब कि आपको प्रॉपर मिल जाएंगे कि कौन कौन से मोस्टली उसके टॉपिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के। अब आपने जावास्क्रिप्ट भी सीख ली। अब आपने जब CSS सीखनी है ना तो आपने उसको एडवांस लेवल तक सीखना है। ये नहीं कि बस सिर्फ स्टाइल करने आता हो, आपको रिस्पॉन्सिव भी करना है, मीडिया क्यूरीज भी लगानी है उसमें। रिस्पॉन्सिव व्यू का अलहदा से आपको साइड बार भी बनाना है, उसके अंदर आपको स्लाइडर्स भी लगाने हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए ना आपको जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 98% आपका जो पेज है रिस्पॉन्सिव हो जाएगा CSS से ही, ठीक है? लेकिन जो बाकी का 2% है वो तब होगा जब आप जावास्क्रिप्ट भी सीख लेंगे। तो आपने जब जावास्क्रिप्ट भी सीख ली तब आपके पास क्या होना चाहिए कि आप कोई भी वेबसाइट बनाएं या किसी भी वेबसाइट का क्लोन करें। जैसे अब ये यूट्यूब का पेज है, एक इसका क्लोन करें यानी इसकी कॉपी बनाएं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि वो मोबाइल में भी वैसे ही अच्छा नज़र आना चाहिए और डेस्कटॉप में भी। यानी कि ये मोबाइल में अगर जो भी इसका मोबाइल का वर्जन है, क्योंकि यूट्यूब वालों की तो ऐप होती है ना, जैसे हम इसको देख लेते हैं, ये एक डेस्कटॉप वर्जन है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें और इसका रिस्पॉन्सिव व्यू देखें तो इसका रिस्पॉन्सिव व्यू आप चेक करें कि ये ख़राब नहीं हो रही वेबसाइट, ठीक है? कोई भी जो भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी वो यहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस स्टेज पे जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली और जो आपकी रहती थी CSS के अंदर कसर कि आपका पेज रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा था, तो आपने वो भी करना है। अब आपने जब जावास्क्रिप्ट को छोड़ना है यानी कि एक फॉर द टाइम बीइंग कि आपने नेक्स्ट स्टेप्स पे मूव करना है, तब आपके पास ये एक्सपर्टीज कम से कम होनी चाहिए कि आपका पेज रिस्पॉन्सिव हो रहा हो और आपकी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हो रहे हों। अब जावास्क्रिप्ट में मोस्ट कॉमनली एक और चीज़ अपने यूज़ करनी है जो वो है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या करती है, एक किस्म का वो डेटाबेस है, लेकिन सारे डेटाबेस वाले काम वो मतलब आपको कॉम्प्लेक्सली नहीं करने पड़ेंगे। मीन्स आपने एक सपोज जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगानी है कि अगर कोई लॉगिन करे, मीन्स के ईमेल और पासवर्ड लिखे, अब आपने चेक करना है कि वो ईमेल और पासवर्ड सही है भी या नहीं। आपने एक रजिस्टर का बनाया पेज कि वहाँ पे आप वो अकाउंट बनाएगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, कंफर्म पासवर्ड करेगा, अब वो लॉगिन पेज पे चलेगा। लॉगिन पेज पे उसने ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, अब आप कैसे चेक करेंगे कि उसने सही पासवर्ड डाला या नहीं? ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट से, लेकिन वो कहीं पे सेव तो होगा ना। तो एक लोकल स्टोरेज हमें क्रोम अपना देता है, ब्राउज़र्स की होती हैं अपने अपने ब्राउज़र्स की। तो वह जब आप साइन अप कराए होंगे तो आप उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवा लेंगे और फिर जब लॉगिन करवाएंगे उसी लोकल स्टोरेज से देखेंगे कि ये सही है या नहीं, तो उस हिसाब से आप लॉगिन करवा देंगे। तो यानी ये लोकल स्टोरेज एक ऐसा आप कह लें मिनी डेटाबेस है जिसको आप लर्निंग के फेज़ में यूज़ कर सकते हैं, आगे जाके भी यूज़ होगा डेवलपमेंट में भी, लेकिन अभी के लिए जब आपने बैकएंड को भी हाथ में लगाया तब तक आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जो डेटाबेस है वो आएगा बैकएंड के अंदर। लेकिन फ्रंट एंड में भी आपने ये सीखना है, क्योंकि तभी आप जावास्क्रिप्ट को सही से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है? तो वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसके लिए वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं लोकल स्टोरेज भी। तो आपने ये कवर करना है। अब जावास्क्रिप्ट आपकी हो गई, तो अब आपने ये चेक करना है कि आप एक फंक्शनल वेबसाइट्स बना सकते हैं या नहीं। आपने प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट्स बनानी है।
हर स्टेप में HTML CSS जावास्क्रिप्ट हर स्टेप में आपने कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस वेबसाइट्स बनानी है, ठीक है, और उसको फाइनल करना है, छोड़ना नहीं बीच में, और साइड पे रख देना है, ठीक है। अब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो अभी मार्केट में चले जाते हैं, ओके, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप जा सकते हैं मार्केट में, लेकिन अगर नहीं है और आप थोड़ा सा टाइम और दे दें इसको, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने क्या करना है, उसका कोई फ्रेमवर्क सीख लेना है। बहुत सारे फ्रेमवर्क है, मैंने जो सीखा मैं उसको रिकमेंड कर दूंगा। बाकी आप कोई और आपको अच्छा लगे या आपको लगे कि वो ज़्यादा बेहतर है तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बाद आपने जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कहते हैं उसको, रिएक्ट जेएस सीखनी है, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो क्या करती है, HTML और जावास्क्रिप्ट को इकट्ठा लिखती है, ठीक है। हम HTML की फाइल बनाते थे और जावास्क्रिप्ट की बनाते हैं और CSS की 3 फाइलें बनाते हैं। रिएक्ट क्या करती है, वो एक ही फाइल बनाती है और उसी के अंदर सारा काम हो जाता है। CSS का आप चाहें तो साथ ही लिख लें या फिर अलग फाइल बना लें, लेकिन HTML की फाइलें नहीं बनती और उसमें कंपोनेंट्स बनते हैं, और वो जब आप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसकी सीखने का तरीका भी ऐसे ही है कि कोई भी कोर्स कर लें, कोर्सेरा से कर लें, यूट्यूब से किसी का देख लें। मेरे क्योंकि अभी तो लेक्चर नहीं आए, जब आएंगे तो आप इससे देख लेगा बेशक, क्योंकि अभी हम मॉड्यूल 1 में है, मॉड्यूल 2 में हमारे पास रिएक्ट जेएस पे आएगा। अब आप रिएक्ट जेएस उसकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, ऑफिशियल जो रिएक्ट जेएस की वेबसाइट है उससे भी सीख सकते हैं। और आपने ऐसे ही जब आपने रिएक्ट सीखनी है, जब सीख लिया आपने, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स ले लिए, ठीक है, अब आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही 4 से 5 आपने फंक्शनल वेबसाइट्स बनानी है जिसमें लोकल स्टोरेज एज अ डेटाबेस यूज़ करना है आपने। मीन्स के ई-कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं, बुक्स की लाइब्रेरी बना सकते हैं, टू डू वेब ऐप बना सकते हैं, ठीक है, टाइमर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप जस्ट सर्च करें ना गूगल पे कि जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस वेबसाइट आइडियाज़, जस्ट गूगल करें, यहाँ पे देखें बिगिनर्स के लिए उसने 40 आइडियाज़ दे दिए, क्या क्या कर सकते हैं हम, इस पे सारा आ रहा है। हाउ टू क्रिएट अ कलर फ्लिपर, यानी कलर फ्लिप हो जाएगा, कलर रेड से ग्रीन हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ऐसे। क्रिएट अ काउंटर, काउंटर बना लें, यानी 1 2 3 जो हमारे ऐप्स में भी होती है, ठीक है, टाइमर कहते हैं उसको। रिस्पॉन्सिव नैप बार कैसे बनाना है, स्लाइडर कैसे बनाना है, साइड बार कैसे बनाना है। इसी तरह आप रिएक्ट जेएस का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको आइडियाज़ तो बहुत सारे मिल सकते हैं, इसलिए उसकी टेंशन नहीं। यहाँ पे देखें रिएक्ट जेएस के भी मिल गया आपको आइडियाज़। ये आपको यहाँ से ब्लॉग वेबसाइट बनाने का कह रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद थर्ड पार्टी एपीआईज कह रहे हैं। अच्छा, अब जब रिएक्ट.जेएस या जावास्क्रिप्ट आप सीखते हैं तो कुछ एपीआईज के साथ भी आपने काम करना है। एपीआईज में क्या होता है, और कुछ पब्लिक एपीआईज होती हैं, कुछ प्राइवेट। आपको तो अभी पब्लिक के साथ ही काम करना है। पब्लिक में क्या है, एक किस्म का डाटा रख दिया उन्होंने। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो उसको समझ आएगी कि एक अरे के अंदर सपोज करें डाटा रख दिया है। अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और सिंपल डाटा भी हो सकता है। आपने उसको ग्रैब करना है, फेच करना है, और उसके अंदर मैपिंग करनी है, या जो भी फंक्शनैलिटी। सपोज मैं वेदर की ऐप बना रहा हूँ, वेदर की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मेरे पास एक पब्लिक एपीआई है जहाँ से मैं वेदर उठा सकता हूँ। तो मैं वहाँ जब फैसलाबाद लिखूँगा सर्च पे, तो आपने ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है कि जब फैसलाबाद हो तो वो वापस एपीआई के पास जाए, एपीआई से डाटा उठाएगा, वेदर क्या है फैसलाबाद का इस वक्त, वो वहाँ से उठा के हमें शो करा दे। तो एपीआई क्या कर रही है, वो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का काम करती है। बैक एंड में डाटा सेव है, ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, एपीआई को बताना है मुझे इस चीज़ का डाटा चाहिए, वो जाके देखेगा इस चीज़ का क्या डाटा है, वापस इधर लेकर आएगा, आपने इसे उठा के फ्रंट एंड में शो करवा देना। यानी कि बैक एंड पे जाने से पहले भी आपका एपीआई बीच में आता है, ठीक है। तो अपने पहले फ्रंट एंड में एपीआई इंटीग्रेशन सीखनी है, लाजमी, ये लाजमी चीज़ है। जावास्क्रिप्ट में भी सीखनी है, और जब जावास्क्रिप्ट से सीख लेंगे और जब रिएक्ट जेएस पे मूव करेंगे तो रिएक्ट में भी इंटीग्रेशन करनी है। थोड़ा सा ये फ़र्क है, लेकिन आपने दोनों में इंटीग्रेशन करनी है। जो वो आप प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपको कम से कम 1 से 2 उसमें एपीआई इंटीग्रेशन करनी है, ठीक हो गया। अब हम इस स्टेज पे हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट सीख ली, प्रोजेक्ट्स बना लिए, रिएक्ट जेएस सीख ली, उसके भी 4 से 5 फंक्शनल प्रोजेक्ट्स बना लिए विद एपीआई इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट हमारा क्या मूव होगी, अब हमारी जो मेन चीज़ आ जाती है उसको कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है पोर्टफोलियो क्या होता है। मैं काफ़ी सारी हायरिंग करता हूँ और उनसे पूछता हूँ भाई अपना पोर्टफोलियो सेंड करें, तो वो मुझे अपनी सीवी सेंड कर देते हैं या अपनी फाइवर की प्रोफाइल सेंड कर देते हैं। अब इसमें से किसी चीज़ को भी मैं पोर्टफोलियो तो नहीं कह सकता, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपने आज तक जो काम किया है, एक्चुअल काम किया है, वो दिखाएं, ठीक है। आपकी मुझे ये नहीं पता चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है या मैट्रिक में कितने नंबर आए थे या आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो सीवी तो बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ, ठीक है। जॉब्स के लिए होती हैं काम की, लेकिन जब वो पोर्टफोलियो मांगे तो पोर्टफोलियो दें, सीवी मांगे तो रिज्यूमे मांगे तो रिज्यूमे देना है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो क्या है, मैं डिजिटल वर्ल्ड में अगर बात करूँ तो आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, उस पर आपका इंट्रोडक्शन कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, स्किल्स,
सपोज़ आप अगर डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनिंग के आपको एडोब आता है, फ़ोटोशॉप आता है, या वेब डेवलपमेंट में आपके पास एचटीएमएल, सीएसएस क्या-क्या स्किल्स हैं वो। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। इनको अपने हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबसे एंड पे, एक्सपीरियंस उसके ऊपर, इस तरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है ताकि अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो आपसे उससे डायरेक्ट कर ले, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। आपने प्रैक्टिस वर्क क्या किया है, अब वो प्रैक्टिस वर्क हो या वो क्लाइंट्स के लिए किया हो आपने, हाँ इट डजेंट मैटर, बस आपने किया हो, ठीक है। अब भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस सीखनी है, चार मेन चीज़ें बताई हैं। इन चारों में आपने कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो जो इन चारों के मेन प्यारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप इम्प्रेसिव हों, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाते हो आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि वो प्रोजेक्ट इम्प्रेसिव होना चाहिए। कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं बनानी, मतलब बिगिनिंग लेवल पे बना सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन जब आपको लगे कि मुझे अब ये जावास्क्रिप्ट आ गई, अब मैंने रिएक्ट पे मूव करना है, तो कम से कम 2 प्रोजेक्ट ऐसे हों, यानी उन 5 में से 3 बना लिए, अब 2 ऐसे हों जिसको क्लाइंट देखे वो कहे यार इसको काम आता है, ठीक है। अपने क्लाइंट के हिसाब से सोचना है, ठीक है। अब अगर ये आपके ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, अब आपने उन चारों के बना लिए 5-5 प्रोजेक्ट, 20 प्रोजेक्ट आपके पास हो गए। अब 20 में से आपने कोई 5 से 10 प्रोजेक्ट ऐसे रखने हैं जो बहुत इंप्रेसिव हो, ठीक है। वो 5 से 10 प्रोजेक्ट आपने पोर्टफोलियो में यूज़ करने हैं, ठीक है, एज अ वर्क। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्लाइंट के लिए बनाया है या प्रैक्टिस के लिए बनाया है। अगर पूछता है तो आप उसको बताएं कि ये प्रैक्टिस था, ठीक है, या क्लाइंट का था तो बताएं क्लाइंट का था। लेकिन आपने लाजमी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, उससे पता चलेगा कि आप कितना कैपेबल हैं, ठीक है। कोई भी आपको, अगर फ्रीलांसिंग आपने करनी है तो आपको कैसे जज करेगा, आपके पोर्टफोलियो से। वो आपसे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सवाल 2-4 पूछ सकता है, लेकिन इतने क्लाइंट्स टेक्निकल ज़्यादा नहीं होते हमारे पास। कुछ सिर्फ ऑफिस बेस्ड भी होते हैं, तो वो सिर्फ आपका काम देख के ही आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमारी वेबसाइट देख के ही इंप्रेस हो जाते हैं। तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाने के अगले बंदे को साफ समझ आ जाए कि इसको काम आता है, ठीक है। हम पोर्टफोलियो देख के बता देते हैं कि इसको काम आता है, इसको काम नहीं आता, ठीक है। और इस स्पीच में आपने जब एचटीएमएल से रिएक्ट की जर्नी करनी है तो उसके अंदर आपने गिटहब लाजमी सीखना है, ठीक है। गिटहब की प्रोफाइल बनानी है और हर रिपोजिटरी उस पर बनानी है, जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है उस पर लाजमी हो। और अगर आप प्रैक्टिस वर्क की कर रहे हैं तो आपका सारा कुछ पब्लिक होना चाहिए। और उस गिटहब की प्रोफाइल को आपने अपने पोर्टफोलियो में लिंक ज़रूर करना है ताकि अगर किसी ने गिटहब चेक करना है तो गिटहब भी चेक करे, ठीक है। गिटहब क्या होता है उसकी मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई हुई है, वो आई कार्ड में शो होगी, आपने वो देख लेनी है। तो ये अब हमारा पोर्टफोलियो बनने शुरू हो रहा है। अब आपने चीज़ें होगी कि पोर्टफोलियो में क्या क्या लगाना है, इंट्रोडक्शन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपने बनाना कैसा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको रिएक्ट तक आपने काम सीख लिया, इसका मतलब है आपको डिज़ाइनिंग भी आती है, आपको डेवलपमेंट भी आती है, फंक्शनैलिटीज़ भी आती हैं, तो अब उसमें आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, एक ही वेबसाइट में सारा कुछ एक्सप्रेस करना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कलर्स की, आपको अंडरस्टैंडिंग है डिज़ाइन की, आपको अंडरस्टैंडिंग है एनिमेशंस की, आपको अंडरस्टैंडिंग है फंक्शनैलिटीज़ की, ठीक है, एक्शंस की। तो आपने अब क्लाइंट के हिसाब से सोच के इतनी प्यारी वेबसाइट बनानी है कि वो जो पोर्टफोलियो देखेगा ना, अभी वो सिर्फ पोर्टफोलियो को देखा। आप जब उसको लिंक भेजते हैं इनबॉक्स में, आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप जॉब के लिए अपने अप्लाई किया और साथ आपने पोर्टफोलियो लिंक अपना दे दिया, तो आपने सबसे पहले तो उसने आपकी वेबसाइट देखनी है ना। अगर वही मतलब अच्छी नहीं लगेगी तो वो आपके वर्क भी नहीं देखेगा। हाँ, वो अच्छी होगी फिर वो प्रोजेक्ट्स में देखेगा आपको कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, आपकी स्किल्स देखेगा। पर पहली लुक आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जाना है वो आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को इंप्रेसिव बनाना है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जाके उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे करने हैं, ओके। तो ये अब हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स को अच्छे पोर्टफोलियो में लगाना है, मतलब पोर्टफोलियो भी अच्छा ही होना चाहिए, वो फारिग सा नहीं हो, ओके। यहाँ तक होगी समझ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कि मेरा पहला पोर्टफोलियो क्या था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। ये एक एंजेला ही है, वेब डेवलपमेंट ही पढ़ाती है, वो कोर्स है उसके, तो उसने एक सीवीसी बनवाई थी हमसे, मतलब अगर आप वीडियो कोर्स उसका करें तो उसमें ये थी। तो उसी के अंदर मैंने अमेंडमेंट करके ना ये वर्क का पेज बनाया था और उसके अंदर ना प्रोजेक्ट्स लगा लिए थे। ये काफ़ी साल पहले की बात है। उसमें मैंने ये अपना पहला प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है। ये एक पूरा ई कॉमर्स स्टोर था, ये भी किसी कोर्स से देख के किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा कुछ खुद करना है, कोर्सेज भी बहुत सारी वेब एप्स बनाते हैं, लेकिन ये सारा कुछ तब होगा जब आप सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको सीखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आपने आइडिया लेना तो आप गूगल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, कोर्सेज भरे पड़े हैं, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं था क्योंकि ये बहुत अर्लीज की थी, ठीक है। ये एक मैंने गेम बनाई थी। उसके बाद ये कोई बर्गर वेब ऐप है, ठीक है।
इसी तरह ये 4 एक प्रोजेक्ट्स में लगाए हुए थे, लेकिन ये देखें आपको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उस वक़्त के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है और उसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और ये मैंने 4 प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पे मूव हो गए थे, यानी ये पोर्टफोलियो मैंने अपना बनाया था। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ये रीडेबल ही नहीं है टेक्स्ट ना, पढ़ा ही नहीं जा रहा सही से, तो मुझे फ़ॉन्ट अच्छा चूज़ करना था, जैसे मैंने फ़ॉन्ट्स के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। तो आपने ये सारा कुछ देखना है कि अगले बंदे को अच्छा लगे, उसको मतलब कि इम्प्रेशन आपका सही पड़े, सीधी सी बात ये है। इसमें फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और इसी तरह ये कुछ अवेलेबल नहीं है डाटाबेस की वजह से, तो उस वक्त अभी शो नहीं हो रहे, ठीक है। बेसिक से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। फिर ये मैंने एक वैलिडेशन का काम किया था, ये कैलकुलेटर एक PW वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, एक सिंपल क्लॉक, तो ये बनाया था दूसरा पोर्टफोलियो। और तीसरा फिर ये था हमारा पोर्टफोलियो, इसमें थोड़ी सी लुक हमारी प्यारी हो गई थी। यहाँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, ठीक है, और उसके बाद ये मेरी स्किल्स आ गई, जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, स्लाइडर आ गया, ये रिएक्ट हो गई, फायरबेस, ठीक है, HTML, CSS, मटेरियल CSS, बूटस्ट्रैप। उसके बाद मैंने टेस्टिमोनियल्स, यानी कि मेरे पास, क्योंकि मैं फाइवर पे ऑलरेडी काम कर रहा था और अपवर्क पे भी, तो मेरे पास रिव्यूज़ थे, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे रिव्यूज़ भी लगा दिए कि क्लाइंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं, साथ रिव्यूज़ का भी एक नया सेक्शन बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक पेज की वेबसाइट बनाएं, मोर देन 1 पेजेस भी बना सकते हैं और एक पेज की भी बना सकते हैं। तो ये भी आपने सोचना है कि आप कैसे हो। और ये आप डिज़ाइन भी अगर देखना चाहें ना, तो आप गूगल कर सकते हैं, वेब डेवलपर पोर्टफोलियो एग्जाम्पल्स। अब बस काफ़ी एग्जाम्पल्स आ जाएंगे और उससे आप आइडिया लें, एग्जैक्ट कॉपी ना करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आइडिया लें और उसको एक थीम में कन्वर्ट करके एक प्यारी सी वेबसाइट बना लें, ठीक है। तो उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, कि मुझे ये CSS कितने परसेंटेज आती है, मटेरियल बूटस्ट्रैप, इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये मेरे वर्क के प्रोजेक्ट्स यानी कि आ गए। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं बेसिक बेसिक सी एनिमेशन पे भी हमने फोकस किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इस पर फिर जाऊँगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि अब ये यूज़ में नहीं है पोर्टफोलियो काफ़ी अर्से से, तो इसको कोई अपडेट नहीं कर रहा। इसी तरह ये स्लाइडर भी यहाँ पे भी यानी कि है, और इसके बाद ऐसे बहुत प्यारा सा फुटर। तो बेसिक सी डिटेल्स पे भी आपने काम करना है ताकि अगला बंदा खुश हो, देख के ज़रा उसको पता लगे यार काम आता है उसको। यहाँ से ये साइड बार भी हमने बनाया था। और उसके बाद फिर अब मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है वो थी, उसमें हमने ये होम पेज बनाया है। उसके बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट पेज है। उस प्रोजेक्ट पेज में भी हमारे पास कैटेगरीज वाइज हमारे पास काम पड़ा हुआ है, फंक्शनैलिटी का, फुल स्टैक का, लैंडिंग पेजेस का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कंटेंट राइटिंग का, जो भी हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने दिखाने हैं वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है ताकि वो अच्छे लगे। अब मैं ये वेबसाइट अपने क्लाइंट्स को भेजता हूँ तो वो वैसे ही इंप्रेस हो जाते हैं, इतनी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने जब भी काम करना है प्रेजेंटेबल हालत में करना है ताकि अगले को अच्छा लगे और वो आपको हायर करे, ठीक है। इस तरह हमने सर्विसेज का एक अलग पेज बनाया है। और ये सारे मतलब कि मेरे साथ मेरी टीम होती है, सारे काम करते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ज़ीरो से ही सारों ने स्टार्ट करना है, तभी आपका एक मुकाम होगा। लेकिन उसका जो रोड मैप है वो मैंने पूरी वीडियो में इसलिए आपको बता दिया ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसी तरह ये हमारा अबाउट और ये मेरी हमारी सारी टीम की डिटेल्स और सारा कंपनी का विजन वगैरह, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स में मेरा कह लें आप पूरी जर्नी थी। तो ये है हमारा जी फुल रोड मैप फॉर द फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बैक एंड का भी बता दूंगा और मंच चेक का भी बता दूंगा। लेकिन क्योंकि अभी शुरुआत है तो अभी आप लोगों ने तो फ्रंट एंड पहले करनी है जो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट बाय स्टेप मूव करेंगे। तो फिर भी इसमें आपको मैंने तो ट्राई किया कि सारे क्वेश्चंस कवर कर लूँ, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।